नमस्कार। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी सुन रहे हैं, स्वार्थी राक्षस। तो शुरू करते हैं। स्वार्थी राक्षस। दोपहर को स्कूल से वापस आने के बाद सभी बच्चे राक्षस के बाग में जाकर खेलते थे। वह नरम हरी घास वाला एक बड़ा और सुंदर बाग था। घास के ऊपर इधर उधर कई सितारे नुमा फूल खिल रहे थे। बाग में 12 आड़ू के पेड़ भी थे, जिनमें बसंत के समय नाजुक गुलाबी कलियां फूट पड़ती थी। पतझड़ आते आते उनमें बड़े रसीले फल लगते थे। पेड़ों की टहनियों पर बैठी चिड़ियाएं इतने सुंदर सुर में गाती थी कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वह एक दूसरे से कहते। एक दिन राक्षस वापस आ गया। वह अपने एक दोस्त से मिलने गया था। वह उसके साथ 7 साल रहा। 7 साल में उसे जो कुछ भी कहना था उसने कह डाला। अब क्योंकि उसके पास कुछ और कहने को नहीं बचा था, इसलिए वह अपने महल में लौटने को उत्सुक था। जब वह वापस आया तो उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? वह अपनी भारी आवाज में चिल्लाया। यह सुनकर सारे बच्चे वहां से भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, राक्षस ने कहा। इस बात का कोई भी आसानी से समझ सकता है। मैं इस बाग में अपने अलावा किसी और को नहीं खेलने दूंगा। फिर उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची सी 4 दीवारी बनाई और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया। उस पर लिखा था, अंदर घुसने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वह एक बहुत स्वार्थी राक्षस था। अब गरीब बच्चों को खेलने के लिए कोई और जगह नहीं बची। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, परंतु सड़क पर उड़ती धूल और नुकीले पत्थरों से वह जल्दी ही तंग आ गए। बच्चे पढ़ाई खत्म होने के बाद उस ऊंची 4 दीवारी का चक्कर लगाते और उसके अंदर स्थित सुंदर बाग की बातें करने लगते। हम लोग बाग में कितने खुश थे, वह एक दूसरे से कहते। तभी वसंत का मौसम आया और सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे और नन्ही नन्ही चिड़ियाएं चहकने लगी। केवल उस स्वार्थी राक्षस के बाग में अभी भी जाड़ा था। उस बाग में क्योंकि बच्चे नहीं थे, इसलिए वहां पर चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया और कलियों ने खिलना छोड़ दिया। एक खूबसूरत फूल ने मिट्टी से बाहर अपना सिर जरूर निकाला, पर जब उसने नोटिस देखा तो उसे बच्चों के प्रति इतनी दया आई कि वह दोबारा मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गया। अगर खुश थे तो सिर्फ 2 लोग, बर्फ और सर्द हवा। वसंत तो इस बार इस बाग में आना ही भूल गया, इसलिए हम दोनों ही यहां पर पूरे साल डेरा जमाएंगे। बर्फ की दूधिया चादर ने घास को पूरी तरह ढक दिया था और सर्द हवा के झोंकों से पेड़ों की हड्डियां कांप रही थी। कितनी मस्त जगह है यह, हवा ने कहा। हमें ओलों को भी बुला लेना चाहिए। फिर क्या था, हर रोज 3 घंटे मोटे मोटे ओले बरसते। ओलों ने महल की छत के सभी स्लेट पत्थरों को तोड़ डाला। कुछ समझ में नहीं आता कि वसंत अब तक क्यों नहीं आया, स्वार्थी राक्षस ने खिड़की के बाहर अपने ठंडे सफेद बाग को देखकर कहा। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मौसम बदलेगा। परंतु न तो कभी बसंत आया और न ही आई गर्मी। पतझड़ में बाकी सभी बागों में सुनहरे रसीले फल लगे, परंतु राक्षस के बाग में एक भी फल नहीं लगा। पतझड़ ने कहा, यह राक्षस बहुत स्वार्थी है, इसलिए राक्षस के बाग में बर्फ और ओले ही गिरते और उत्तरी सर्द हवा पेड़ों के बीच दिन भर नाचती। एक दिन राक्षस जब अपने पलंग पर लेटा था तो उसे एक मधुर संगीत सुनाई पड़ा। वह धुन इतनी सुंदर थी
कि एक बार तो उसे लगा कि मानो राजमहल के संगीतज्ञ वहां से गुजर रहे हों। दरअसल एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। राक्षस ने क्योंकि कई सालों से चिड़ियों का गाना नहीं सुना था, इसलिए उसे यह दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। तभी उसके सिर पर ओलों का गिरना बंद हुआ और सर्द हवा का नृत्य भी बंद हो गया। तभी एक प्यारी खुशबू की बयार उसकी खिड़की में से आई। मुझे लगता है अब बसंत आ ही गया है, राक्षस ने कहा। फिर वह पलंग से उठकर बाहर झांकने लगा। उसे क्या दिखाई पड़ा? उसे एक अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई दिया। दीवार के एक छोटे छेद में से कई बच्चे बाग में घुस आए थे और वह पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए थे। वह जिस पेड़ को देखते वही उसे एक छोटा बच्चा बैठा दिखाई देता। पेड़ बच्चों को वापस पाकर बेहद खुश थे और उनकी कलियां खिलखिलाकर हंस रही थी। पत्ते हिल हिल कर बच्चों का अभिनंदन कर रहे थे। चिड़िया भी मस्ती में उड़ रही थी और खुशी से चहक रही थी। रंग बिरंगे फूल अब हरी घास के झुरमुटे से सिर उठाकर झांक रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बेहद मनोरम दृश्य था। केवल एक कोने में अब भी जाड़ा था। बाग के सबसे दूर के इस कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था और असफल होने के कारण जोर जोर से रो रहा था। वह पेड़ अभी भी बर्फ से लदा था और सर्द हवा उसकी शाखाओं के बीच तांडव नृत्य कर रही थी। चढ़ो बेटा, पेड़ ने लड़के से कहा और फिर पेड़ ने अपनी शाखाओं को बहुत नीचे झुका दिया, परंतु वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर राक्षस का दिल पिघल गया। मैं कितना स्वार्थी हूं, उसने कहा। अब मुझे पता चला कि वसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर ऊपर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं उस चार दीवारी को तोड़कर गिरा दूंगा जिससे बच्चे मेरे बाग में हमेशा हमेशा के लिए खेलते रहें। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव सीढ़ियां उतरा और आहिस्ते से दरवाजा खोलकर बाहर बाग में पहुंचा। परंतु जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, वह डर के मारे वहां से भाग गए और बाग में एक बार फिर से ठंडा जाड़ा छा गया। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भीगी थी कि उसको सामने से आता राक्षस दिखाई ही नहीं दिया। राक्षस चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बिठा दिया और तुरंत ही पेड़ में फूल खिल उठे और चिड़ियाएं उन पर आकर चहचहाने लगी। छोटा लड़का इतना खुश हुआ कि उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और राक्षस के गले में डाल दिए। फिर उसने राक्षस का गाल चूमा। बाकी बच्चों ने जब यह सब कुछ देखा तो उन्हें लगा कि राक्षस अब बदल गया है। सब बच्चे दौड़े दौड़े वापस आए और उनके साथ साथ फूलों की सौगात लिए बसंत भी आया। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, राक्षस ने कहा। इतना कहकर उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी चार दीवारी तोड़ डाली। दोपहर को 12 बजे जब सब लोग बाजार जा रहे थे, तब उन्हें बगीचे में बच्चों के साथ खेलता हुआ राक्षस दिखाई पड़ा। ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सारा दिन बच्चे बाग में मजे में खेले। शाम को घर जाने से पहले वह राक्षस से मिलने पहुंचे। तुम्हारा वह छोटा दोस्त कहाँ है? राक्षस ने पूछा। वही लड़का जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। क्योंकि उसने राक्षस का गाल चूमा था, इसलिए वह छोटा लड़का राक्षस को सबसे अधिक प्रिय था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वह जल्दी ही चला गया था। तुम उससे कहना कि कल वह जरूर आए, राक्षस ने कहा। परंतु बच्चों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसका पता भी नहीं मालूम था। यह सुनकर राक्षस बहुत उदास हो गया। रोज दोपहर को स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे बाग में आते और राक्षस के साथ खेलते, परंतु वह छोटा लड़का जिसे राक्षस बहुत प्यार करता था दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़ा। राक्षस बच्चों के प्रति दयालु था, लेकिन उसे उस छोटे लड़के की बहुत याद सताती थी।
उससे मिलने का मेरा बहुत मन है, वह कहता। इस तरह बहुत साल बीत गए और बेचारा राक्षस अब बूढ़ा और कमजोर हो गया। उससे अब खेलते नहीं बनता था, इसलिए वह एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे ही बच्चों को देखता और अपने बाग को निहारता। मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल है, वह कहता, परंतु इनमें सबसे सुंदर फूल तो वह बच्चे ही हैं। सर्दियों की एक सुबह, कपड़े पहनते समय उसने खिड़की के बाहर झांका। अब उसे सर्दी से कोई डर नहीं लगता था। उसे पता था कि सर्दी में बसंत सोता है और फूल आराम करते हैं। अचानक उसे कुछ दिखाई पड़ा। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और अचरज से टकटकी लगाए देखता ही रहा। बाहर एक अभूतपूर्व दृश्य था। बाग के कोने में एक पेड़ सफेद सुंदर फूलों से लदा था। उसकी डालियों में सुनहरे और रूपहले फल लटके थे और उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिसे वह बहुत चाहता था। राक्षस खुशी से दौड़ता हुआ नीचे उतरा और बाग में पहुंचा। घास को रौंदते हुए वह उस बालक के पास पहुंचा। बच्चों के पास पहुंचते ही राक्षस का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने पूछा, तुम्हें मारने की हिम्मत किसने की? क्योंकि बच्चे की दोनों हथेलियों पर 2 कीलों के घाव थे। उसके छोटे पैरों में भी 2 कीलों के निशान थे। तुम्हें मारने की हिम्मत किसने की? राक्षस चिल्लाया। मुझे बताओ, मैं उसे अपनी बड़ी तलवार से अभी ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया, यह घाव प्यार के घाव हैं। तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा। राक्षस मंत्रमुग्ध हो देखता रहा और फिर वह छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। बच्चा राक्षस को देख मुस्कुराया और उसने कहा, तुमने एक दिन मुझे अपने बाग में खेलने की इजाज़त दी थी। मैं आज तुम्हें अपने बाग में ले जाऊंगा जो कि जन्नत स्वर्ग में है। और उस दोपहर को जब बच्चे दौड़ दौड़ आए तो उन्होंने मरे राक्षस को पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाया। उसका शरीर सफ़ेद फूलों से ढका था। तो यह कहानी ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है और उस कहानी का अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया है। और यह कहानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित एक सुंदर सी पुस्तक में छपी है। तो इन सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।